अस्सलाम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल देखा था कि थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस का जो क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देन हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस की कैलिब्रेशन के जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आए, प्रिसाइज आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उनकी कैलिब्रेशन करें। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम देखेंगे TMA कैलिब्रेशन। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। मैकेनिकल एनालिसिस, जिसे हम क्या कहते हैं, TMA भी कहते हैं। ठीक है, इसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है TMA कैलिब्रेशन। कि TMA की कैलिब्रेशन हम किस तरह से करते हैं। बेसिकली 4 टाइप्स की हम 4 पार्ट्स होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आएगा प्रॉब कैलिब्रेशन, देन फोर्स कैलिब्रेशन, और देन टेम्परेचर कैलिब्रेशन एंड सेल कांस्टेंट कैलिब्रेशन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉब कैलिब्रेशन, फोर्स कैलिब्रेशन, टेम्परेचर कैलिब्रेशन, और लास्ट वन हमारे पास है सेल कांस्टेंट कैलिब्रेशन। क्योंकि जब लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ के वैरायटी ऑफ सैंपल्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना प्रॉब जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो जब भी हम अपना प्रॉब चेंज करेंगे या जब भी न्यू प्रॉब हम इंस्टॉल करेंगे तो इसलिए लाजमी है कि हम उसकी क्या करें, कैलिब्रेशन करें। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉब कैलिब्रेशन क्या होती है। बेसिकली हम क्यों करते हैं, हमने कहा था कि जहाँ पे हमारा प्रॉप अटैच होता है, प्रॉप के साथ ही हमने क्या किया होता है, अपना डिटेक्टर अटैच किया होता है, जो क्या करता है कि जो भी हमारा प्रॉप चेंज होगा उसकी जो लेंथ के अंदर वेरिएशन आएगी उसको डिटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा डिटेक्टर अटैच हुआ हुआ है हमने उसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट द LVDT डिटेक्टर, DT डिटेक्टर and the probe to compensate for the difference in the mass, and the probe to compensate for differences in the mass of for differences in the mass of various probes। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि हम पेनिट्रेशन प्रॉब यूज़ करते हैं, हम जो है वो एक्सपेंशन या कंप्रेशन प्रॉब्स यूज़ करते हैं, या फिर हम पेनिट्रेशन प्रॉब यूज़ करते हैं, या हम टेंशन प्रॉब यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉब्स क्या होते हैं, डिफरेंट मासेस के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो भी अपना प्रॉब चेंज कर रहे हैं तो हम उसकी कैलिब्रेशन करें, ताकि जो भी स्मॉलेस्ट वेरिएशन या स्मॉलेस्ट कोई भी अगर प्रॉब्लम है, एरर मासेस के अंदर स्मॉलेस्ट डिफरेंसेस भी आता है तो वो एरर कॉज कर सकता है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, परफॉर्म एवरी टाइम अ प्रॉब इज चेंज। ठीक है, प्रॉब कैलिब्रेशन हम कर सकते हैं, कब करते हैं कि जब जब हमने प्रॉब चेंज करना है अपने सैंपल के अकॉर्डिंगली, उस वक्त हमने कैलिब्रेशन करनी है। परफॉर्म एवरी टाइम अ प्रॉब, परफॉर्म एवरी टाइम अ प्रॉब इज चेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोर्स कैलिब्रेशन। क्योंकि हमने लास्ट में जब इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस की थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास फोर्स जनरेटर होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि हमने अपने सैंपल के ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स जनरेटर की कैलिब्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना था कि हमारा सैंपल कौन सा है और उसके ऊपर हमने जो है किस हद तक की फोर्स अप्लाई करें, ताकि हम क्या कर सकें, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले सकें। फोर्स जनरेटर कैलिब्रेशन,
बल्कि फोर्स कैलिब्रेशन अगर मैं लिखूँ, ठीक है। फोर्स कैलिब्रेशन क्या है? कैलिब्रेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्रॉब ऑन द सैंपल स्टेज। कितनी फोर्स अप्लाई करनी है उसकी हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेट द फोर्स exerted by the probe ठीक है। यूजुअली जो इसके लिए कैलिब्रेशन के लिए हम स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास रेंज यूज़ करते हैं, वो हमारे पास ज़ीरो या तो हम ज़ीरो पे सेट करते हैं या फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो हम उसके ऊपर मेंटेन करते हैं, ठीक है। टू वेट वैल्यूज़ यूज, 0 to 2 वेट वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। 2 वेट वैल्यूज़ यूज्ड, दैट इज 0 या फिर स्टैंडर्ड। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यूजुअली 50 ग्राम है, ठीक है। 50 ग्राम की जो है वो वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 50 ग्राम। जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कितनी है? स्टैंडर्ड वैल्यू इज 50 ग्राम के। 50 ग्राम का हमने सैंपल लेना है और देन हमने फोर्स की कैलिब्रेशन करनी है कि हमने उसके ऊपर जो है वो कितना फोर्स अप्लाई करनी है। और जो हमारे पास सैंपल को एनालाइज करने की अलाउेबल रेंज होती है वो 10 to 100 मिलीग्राम 100 ग्राम होता है जो सैंपल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है टेम्परेचर कैलिब्रेशन, कि जब आपके कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द एनालिसिस। तो हमने टेम्परेचर की कैलिब्रेशन करनी होती है कि हमने बेसिकली जो है वो कितनी रेंज का या कितने जो है वो टेम्परेचर अप्लाई करना है। टेम्परेचर की कैलिब्रेशन करने के लिए या हमने ये करने के लिए कि जितना टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आइदर वो टेम्परेचर मेंटेन होता भी है या नहीं, तो उसकी भी हम क्या करते हैं? टेम्परेचर कैलिब्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। यूजुअली टीएमए के टेम्परेचर कैलिब्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल्स होती हैं उनके जो स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, उन मेल्टिंग पॉइंट्स की डिटर्मिनेशन के ज़रिए या उन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स को हम यूज़ करते हैं टीएमए के टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए, ठीक है। फॉर टेम्परेचर कैलिब्रेशन मेटल्स आर यूज्ड एंड देयर स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट्स आर फॉर मेल्टिंग points of metals are used for temperature calibration, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें कि हमारे पास डिफरेंट मेटल्स हैं, हम अगर उनकी जो है वो डिटर्मिनेशन करते हैं तो हमारे पास टीएमए कर्व किस तरह से आएगा। मोस्ट कॉमनली जो है वो इंडियम मेटल को जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 100 150 और यहाँ पे जो इसका हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है वो 156.6 डिग्री सेल्सियस पे आता है हमारे पास इंडियम का, ठीक है। 150 यहाँ तक ये समझा। नेक्स्ट हमारे पास है टिन। टिन का अगर मैं बताऊँ आपको वो है हमारे पास 231.1 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट हमारे पास है जिंक। जिंक का हमारे पास है 419.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ टू 250, ठीक है, 300, ठीक
ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आएगी इसकी, और ये यहाँ से यहाँ तक। देन हमारे पास 350, 400 एंड सो, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या स्केल आएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास स्केल कितना है, 1000, 800, 600, 1800, 600, 400, 200, और ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन के अंदर चेंज आ रही है, जो कि माइक्रोमीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, कि कितना डायमेंशन के अंदर चेंज आया है, ये हम माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो टेम्परेचर की कैलिब्रेशन करते हैं टीएमए की, वो हम डिफरेंट जो हमारे पास मेटल्स होती हैं हम उनके मेल्टिंग पॉइंट्स की डिटर्मिनेशन करते हैं। साथ साथ हमारे पास टीएमए का कर्व आता है और हम फाइंड आउट करते हैं कि आइदर जो है वो एग्जैक्टली हम टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा सिस्टम होता है उसकी हम टेम्परेचर कैलिब्रेशन करते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है सेल कॉन्स्टेंट कैलिब्रेशन। सेल कांस्टेंट कैलिब्रेशन। ठीक है, सेल कांस्टेंट कैलिब्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इट इम्प्रूव एक्यूरेसी, हमारा जो भी सिस्टम है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो सेल कांस्टेंट कैलिब्रेशन करते हैं। और इसके लिए जो हम अपना स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं वो हम एल्यूमिनियम का जो है वो यूज़ करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कि डिज़ायर्ड टेम्परेचर रेंज पे हम इसको हीटअप करते हैं और उसके अंदर जो जो चेंजेस आती हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, इट इम्प्रूव द एक्यूरेसी, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इट इम्प्रूव एक्यूरेसी और जो हम इसके लिए एल्यूमिनियम के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं सेल कांस्टेंट की कैलिब्रेशन के। देखा जाता है कि क्या क्या जैसे जैसे उसको हीटअप करते हैं तो उसके अंदर जो है वो किस तरह से उसकी जो डायमेंशन है या उसकी लेंथ है, जो भी उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, डायमेंशन चेंज, और ये हमारे पास 10, 20। बेसिकली ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इसकी डायमेंशन के अंदर चेंजेस किस तरह से आ रही हैं। इस साइड पे हमारे पास क्या आता है, डायमेंशन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ से 50 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के दरमियान जो है वो वेरिएट करती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कैसे जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होती है, डायमेंशंस के अंदर चेंजेस आती है या नहीं, तो वो हम इवेल्युएट करके कि अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उस तरह से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम होता है हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है कि हम जो है वो टीएमए को यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ द सैम्पल्स के एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स हैं जिनको हम एनालाइज करने के लिए टीएमए को यूज़ कर रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टीएमए की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम टीएमए को यूज़ करते हैं, जहाँ पे ये क्या होता है कि हम मोस्टली जो टीएमए को यूज़ करते हैं वो हम डिफरेंट हमारे पास जो सैम्पल्स होते हैं उनकी हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम टीएमए यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं टीएमए के साथ, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई मटेरियल होता है, अगर उसके टेम्परेचर के अंदर कोई भी चेंजेस आती है तो क्या होता है कि वो जो सैम्पल हमारे पास है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर वो एक्सपेंड होता है। अब कौन से टेम्परेचर पे उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, आइदर वो एक्सपेंड हो रहा है, आइदर जो है वो कंप्रेस हो रहा है या श्रिंक हो रहा है, इन चीज़ों के को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, टीएमए को यूज़ करते हैं। The possibility of dimension changes due to temperature change must be taken into account when designing composites from different material and in many engineering applications. CT भी जिसको हम कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बहुत सारे मटेरियल्स का फाइंड आउट करने का मेन मकसद ये भी होता है ताकि हमें पता हो कि हमारा जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो क्या किस टाइप की थर्मल चेंजेस आ सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टीएमए को हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के सैम्पल्स होते हैं उनके कोफिशिएंट ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से जो है कौन से डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जिनके जो है वो CT यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसे हम CTE भी कहते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। TMA यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैम्पल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, उस ग्राफ की हेल्प से हमें पता चलेगा कि अगर हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स हों उनको हम TMA के जरिए एनालाइज करें तो देन हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो भी सैंपल है उनमें से कौन सा सैंपल की एक्सपेंशन जो है वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ, हमारे पास 3 सैम्पल्स हैं, 3 मटेरियल्स हैं, लाइक डिरॉन ग्लास है, इनवार है और क्वार्ट्ज है। तो उनके शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। 1 हमारे पास ऐसे आता है, ठीक है, ये हमारे पास क्वार्ट्ज है, ये इनवार है, क्वार्ट्ज का मटेरियल है जिसकी एक्सपेंशन को चेक किया गया है। ये हमारे पास इनवार है और लास्ट वन हमारे पास ड्यूरॉन ग्लास है। ठीक है, इनका जो है वो एक्सपेंशन फाइंड आउट की गई। 4.354 mm, इनवार हमारे पास 2.43 mm, चेंजेस जो भी 4.341 mm के जो है हमने ये यूज़ किए। ग्राफ अगर हम यहाँ पे बनाएं 100 से स्टार्ट हमारा हुआ, 100.2 वेरिएशन जो भी आ रही है, 100.4, 100.6, 100.8 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे हमारा 50, 100, 150, ये हमारा वही टेम्परेचर को शो कर रहा है। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 एंड 500। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली थर्मल एनालिसिस के ज़रिए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया गया। यहाँ पे आपको जो है इस ग्राफ, यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर है हमारे पास, आपको जो है वो क्लियरली शो हो रहा होगा कि किस तरह से क्या क्या टेम्परेचर के अंदर जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो किस तरह से वेरिएशन आ रही है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स के जो हमारे पास मटीरियल्स हैं उनकी एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि क्वार्ट्ज एक्सपेंड्स स्टिडली एंड देन कॉन्ट्रैक्ट अबव 575 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा अगर मैं और थोड़ा सा करूँ, क्योंकि इसका जो है वो इस तरह से कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि क्वार्ट्ज का देखें कि वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो क्वार्ट्ज मटेरियल ने शो की है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम अबव टेम्परेचर पे जाते हैं, 500, 550 से भी अबव के टेम्परेचर पे जाते हैं, तो क्वार्ट्ज क्या करता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ इस तरह से इसका है। और ये कोई हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 500 बनाऊँ और ये हमारे पास 550, ठीक है, तो ये और 600 इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्या है कि क्वार्ट्ज के अंदर एक्सपेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, उससे कम जो है वो इनवार के अंदर है, और सबसे कम जो एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन जिसने शो की है
वो ड्यूरॉन ग्लास ने शो की है, ठीक है। और अगर हमने चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो ग्राफ क्लियर आए, सिग्नल्स हमारे पास क्लियर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लो सिग्नल टू नॉइस रेशो होनी चाहिए। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि अगर हम लो हीटिंग रेट रखेंगे तो कोई भी जो भी हीट टेम्परेचर वेरिएट करने की वजह से जो भी चेंजेस आती है पॉसिबल, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि क्वार्ट्ज का जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है, इनवार की उससे कम है, और ड्यूरॉन की थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सबसे कम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस को या थर्मोमैकेनिकल टेक्निक को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनकी हम क्या करते हैं कि सॉफ्टनिंग को की डिटर्मिनेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं जिनकी हम कोटिंग करवा देते हैं। कोटिंग करवाने का मेन मकसद ये होता है कि हम क्या कर सकें, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, सरफेस प्रॉपर्टीज़ है, उनको हम इन्हांस कर सकें। अब डिफरेंट टाइप्स की हम कोटिंग करते हैं तो उन कोटिंग की भी को भी जो है वो टेम्परेचर की रेंजेस इफेक्ट करती हैं। तो किस तरह से जो है वो टेम्परेचर इफेक्ट कर सकता है हमारी उन कोटिंग्स को, तो उनकी भी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, TMA को यूज़ करते हैं, ठीक है। TMA इज़ आल्सो यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ कोटिंग। तो हम देखते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ कोटिंग को जो है वो किस तरह से हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि डिफरेंट मेटल्स के ऊपर भी अक्सर कोटिंग कर दी जाती हैं। तो क्या कोटिंग करने का मेन मकसद क्या होता है, देयर थर्मल एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी ब्लेंड। अच्छा, टू अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई सी दो कॉपर की वायर है जिनको क्या किया गया है, उनके ऊपर इनेमलिंग की गई है, उनकी इनेमल इंसुलेशन कोटिंग वर्क मैयर। अच्छा, दो कॉपर की वायर हैं जिनके ऊपर जो है वो कोई भी मेटल्स की कोटिंग की गई है, ठीक है। अब कोटिंग की हमने क्या करनी है, थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो कॉपर वायर है, टू कॉपर वायर्स, जो कि हमारे पास A और B है, और दोनों के ऊपर क्या किया गया है, इनेमलिंग की गई है, कोटिंग की गई है, ठीक है। अब हमारा क्या है मेन कि हमने देखना है थर्मल एंड मैकेनिकल एनालिसिस के जरिए कि उनमें से जो दो मटेरियल्स हैं उनमें से कौन सा मटेरियल के ऊपर कितने टेम्परेचर की विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है किस तरह से वो कोटिंग इफेक्ट होती है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, और जो हमारे पास देखिए इस तरह से यहाँ पे जो हमारे पास 50, 100, 08 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हंड्रेड, ये हमारे पास 150, और ये यहाँ पे हमारे पास 200, देन हमारे पास 250, 300, 350 और 400, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेचर की रेंजेस हैं, और इस साइड पे जो है वही हमारे पास डायमेंशन की चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये है ये हमारी मेटल A है, और यहाँ पे ये जो हमारी मेटल B है। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे ग्राफ से क्लियर हो रहा हो तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, दो स्टेप्स चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो स्टेप 1 है वो सॉफ्टनिंग का है, इंडिकेट करता है सॉफ्टनिंग को, और जो हमारे पास स्टेप B सेकंड है, जो हमारे पास सेकंड कर्व आ रहा है, ठीक है, ये बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है डीकम्पोजिशन को। मीन्स क्या कि फर्स्ट स्टेप में क्या होती है कि जो भी कोटिंग की हुई होती है
उसके अंदर सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और देन क्या होती है कि जैसे जैसे मज़ीद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डीकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक तो हमें इस चीज़ से जो है वो ये क्लियर हो रहा है कि 2 स्टेप का होता है कि जिससे फर्स्ट में क्या हो रहा है कि जो भी कोटिंग है वो सॉफ्ट होनी स्टार्ट होगी, जितनी भी कोटिंग की हुई है, और सेकेंड स्टेप के अंदर मज़ीद जब हम उसको फर्दर हीट अप करते हैं तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट होती है। एक चीज़ ये, दूसरा चीज़ हमें जो क्लियर हो रही है वो ये दे रही है कि आप देखें जो हमारे पास हमारी ए वायर है जिसके ऊपर हमने ए के ऊपर जो इंसुलेशन करवाई हुई है वो बेसिकली 149.18 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो डीकम्पोज जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है, लेकिन इसके कंपेयर में जो हमारे पास वायर ए है वो जो है वो 173.08 डिग्री सेल्सियस पे जाके सॉफ्ट होना। इसी तरह अगर हम इनके डीकम्पोजिशन के टेम्परेचर देखें तो हमारे पास जो बी है वो जल्दी, जो बी के ऊपर कोटिंग की गई है वो जल्दी डीकम्पोज होती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास ए वायर थी उसके ऊपर हमने जो कोटिंग की हुई है वो थोड़ा लेट जो है वो डीकम्पोज होती है। इट्स मीन हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा मटेरियल है जिनके हमने कोटिंग की हुई थी ए और बी के ऊपर, तो ए के ऊपर जिस मटेरियल की कोटिंग की हुई है, जो उसका इनेमलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वो मैकेनिकली ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा बी वायर थी उसके ऊपर जो हमने उसके ऊपर जो इंसुलेशन की हुई थी वो जल्दी डीकम्पोज होती है, जल्दी सॉफ्ट होती है। तो बी के कंपेयर में ए के ऊपर जो हमने इंसुलेशन की हुई है जिस मटेरियल की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टेबल है। तो इट्स मीन हम मैकेनिकल एनालिसिस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, हमारी जो मुख्तलिफ हमारे मटीरियल्स होते हैं जिनके ऊपर हम कोटिंग्स करते हैं हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनकी जो है वो थर्मल या मैकेनिकली स्टेबिलिटी उनकी कितनी है। ठीक है, कंप्लीट हुआ ये हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का देखते हैं हम कि हम जो है वो कहाँ कहाँ पे थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। थर्मोमैकेनिकल मेजरमेंट्स आर रूटीनली यूज टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, ये तो एप्लीकेशन है, हम पहले इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। लेट्स स्टडी इट फॉर हेट्रोजीनियस टिश्यूज़ या सैम्पल्स जो हमारे पास होते हैं, हेट्रोजीनियस सैम्पल्स को जो है हम इससे एनालाइज नहीं कर सकते। लिमिटेशंस, क्या क्या है हमारे पास कि हेट्रोजीनियस मटेरियल्स को एनालाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा हम एक्सपेंसिव है ये टेक्निक, टाइम कंज्यूमिंग है। कि आपको पता है कि हमें प्रॉब्स करने पड़ते हैं, उनकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है, तो इसी वजह से जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। लेस suited for heterogeneous materials। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कि हम लोग जो है वो टीएमए को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। वैरायटी ऑफ सैम्पल्स होते हैं जिनकी हम थर्मोमैकेनिकल स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, टीएमए को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आती है। थर्मोमैकेनिकल मेजरमेंट्स आर रूटीनली यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैकेनिकल स्टेबिलिटी एंड मेजर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट यूज्ड टू डिटरमिन CTE मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ जो हमारे पास सैम्पल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके हम मेल्टिंग पॉइंट्स की डिटर्मिनेशन भी हम कह सकते हैं कि हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट प्लास्टिक के पॉलीमर्स हैं, लाइक इलास्टोमर्स हैं, थर्मोसेट्स हैं या थर्मोप्लास्टिक्स हैं, उनकी भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मल एक्सपेंशन या ग्लास ट्रांजिशन की स्टडी करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लास्टिक्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स लाइक थर्मोसेट्स, इलास्टोमर्स
और थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी स्टडीड। ठीक है, बेसिकली इन सारे के सारी चीज़ों की ठीक है थर्मोसेशन के इनको भी हम इनकी थर्मल या मैकेनिकल स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी तरह पेंट्स हैं या फिर एडहेसिव्स हैं या कोटिंग्स हैं, उनकी सॉफ्टनिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। पेंट्स, एडहेसिव्स जितनी भी हैं या फिर कोटिंग्स, कि कौन से पॉइंट पे जाके जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन में ये यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के अंदर मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उनकी मैकेनिकल स्टेबिलिटी को स्टडी करने के लिए। और इसके अलावा टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं जितने भी, उनको फाइंड आउट करने के लिए उनकी एक्सपेंसिंग एंड श्रिंकेज बिहेवियर। टेक्सटाइल फाइबर एक्सपेंशन और श्रिंकेज बिहेवियर स्टडी करते हैं उनका। श्रिंकेज और इसके अलावा क्या करते हैं, जो हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, अपने में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स को कह लें या मुख्तलिफ चीज़ों की पैकेजिंग में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, उनकी भी थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल बिहेवियर उनका स्टडी करने के लिए। इसी तरह जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं, चाहे ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, मेटल्स हैं, उनकी स्टडी करने के लिए भी हम थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। केमी लाइक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा उनका एक्सपेंशन या जो उनका श्रिंकेज बिहेवियर होता है वो स्टडी करते हैं। सॉलिड सॉलिड ट्रांजिशंस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने जो है वो अपना थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस का रिमेनिंग जो पार्ट था वो हमने देखा कि हम उसकी कैलिब्रेशन किस तरह से करते हैं। देन हमने जो है वो डिफरेंट जो इसके हमारे पास ग्राफ आते हैं, कर्व्स आते हैं, टीएमए कर्व्स आते हैं, उनकी हमने इंटरप्रिटेशन की कि हम उनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कोटिंग की जो अगर हम हमारे पास सॉफ्टनिंग ऑफ कोटिंग्स अगर उनका सॉफ्टनिंग क्योंकि किस तरह से हो रही है उसका हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। दैन हमने उसकी लिमिटेशन देखी और एट दी एंड जो हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपनी न्यू टेक्निक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।